तो लेट्स स्टार्ट विथ द न्यू चैप्टर दैट इज टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। तो अपन अभी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज पढ़ेंगे। तो अब उसमें तो पहला है तो जनरली स्टैंडर्ड ड्यूटी इज एप्लीकेबल फॉर नोटिफाइड एरियाज प्रेफरेंशियल रेट। फॉर नोटिफाइड एरियाज प्रेफरेंशियल रेट एप्लीकेबल हो जाती है। सो जनरली स्टैंडर्ड रेट और फॉर नोटिफाइड प्रेफरेंशियल रेट, तो कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, अगर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लेनी है, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी अगर लगानी है, तो क्या आता है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी में अपन पहले देखते हैं तो कंडीशंस बी फुलफिल्ड फॉर प्रेफरेंशियल। तो फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन इंपोर्टर शुड मेक अ स्पेसिफिक क्लेम। तो उनको पहला तो है कि स्पेसिफिक क्लेम करना पड़ेगा। तो उनको स्पेसिफिक क्लेम करना पड़ेगा कि हमें हमें ये चाहिए, हमें प्रेफरेंशियल रेट चाहिए। सो सेकंड, क्लेम दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन सच प्रेफरेंशियल एरिया। क्लेम दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन सच प्रेफरेंशियल एरिया। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि जो गुड्स है, गुड्स गुड्स वो प्रोड्यूस्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड या फिर मैन्युफैक्चर्ड उसी एरिया में, वो प्रेफरेंशियल एरिया में ही हुए हैं, वो बताना पड़ेगा। सो वो क्लेम करना पड़ेगा। फिर थर्ड पॉइंट अपना आ जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, एरिया शुड बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट टू बी अ प्रेफरेंशियल एरिया। तो वो जो एरिया है वो प्रॉपर्ली नोटिफाइड होना चाहिए। तो वो प्रॉपर्ली नोटिफाइड होना चाहिए एज अ कस्टम्स, एज अ एज अ इट शुड बी नोटिफाइड, इट शुड बी नोटिफाइड टू बी अ प्रेफरेंशियल एरिया। फिर द ओरिजिन ऑफ गुड्स शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। तो जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन ऑफ द गुड्स, तो वो प्रॉपर्ली डिटरमाइंड हो जाना चाहिए। तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी कैसे कैसे लगती है, तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, तो पहला तो है स्पेसिफिक क्लेम ले लो, फिर स्पेसिफिक क्लेम कर दो, फिर गुड्स प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर, गुड्स प्रोड्यूस्ड या फिर मैन्युफैक्चर्ड उसी एरिया में होना चाहिए, गुड्स प्रोड्यूस्ड या फिर मैन्युफैक्चर्ड उसी एरिया में होना चाहिए, गुड्स प्रोड्यूस्ड गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड उसी प्रेफरेंशियल एरिया में होना चाहिए, फिर नोटिफाइड एरिया में होना चाहिए, और ओरिजिन उसका उसी में से, द ओरिजिन ऑफ गुड्स शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। फिर सेकंड, सेक्शन 2 बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी आ जाती है। तो सेकंड पॉइंट अपना आ जाता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी अपना आ जाता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी में क्या है, तो लेविड ऑन ऑल गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो वो ऑल गुड पे लगता है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑल गुड्स पे लगता है। सो बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑल गुड्स पे लग जाता है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन ऑल द गुड्स। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑल गुड्स पे अपन को लगा देनी होती है। फिर फिर आ जाता है काउंटर वैलिंग ड्यूटी, एक्सेस ड्यूटी। तो काउंटर वैलिंग ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, तो वो क्या है, सीवीडी। तो सीवीडी काउंटर वैलिंग ड्यूटी, तो अब वो उस पे क्या है, तो एडिशनल ड्यूटी टू काउंटर बैलेंस इफेक्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन लाइक आर्टिकल्स इन इंडिया। तो जो भी लाइक आर्टिकल्स है, उसकी लाइक आर्टिकल्स को प्रॉपरली काउंटर करने के लिए अपन काउंटर वेलिंग ड्यूटी लाते हैं। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी उसको लाइक काइंड, countervailing duty is equal to excise duty. Additional duty, it is an additional duty to counterbalance effect of excise duty on like articles in India. तो जो भी इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होते हैं उसको काउंटरवेल करने के लिए अपन काउंटरवेलिंग ड्यूटी लाते हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, सीडी सेल्स टैक्स एंड वैट। तो लेवेबल एट अ रेट नोटिफाइड, तो मैक्स तो ये इसमें ही आ जाता है। तो सीवीडी सेल्स टैक्स एंड वैट, सीवीडी सेल्स टैक्स और वैट में क्या है, तो सीवीडी सेल्स टैक्स एंड वैट, तो उसमें क्या है, तो लेवेबल एट द रेट नोटिफाइड बाय सीजी। तो मैक्स वो कितना हो सकता है, तो इट शैल बी मैक्स 4%, मैक्स 4% वो अपना सेल्स टैक्स एंड वैट हो सकता है। नाउ सीवीडी जीएसटी आईजीएसटी शैल बी लेविड मैक्स रेट इक्वल टू 40%। तो अब इसमें दूसरा एक पॉइंट है, दूसरा दूसरा पॉइंट आ जाता है। दूसरा पॉइंट है सीवीडी जीएसटी। तो सीवीडी जीएसटी मैक्स रेट 40% आ जाता है। तो इसका मैक्स रेट है 40%, मैक्स 40% अपन लगा सकते हैं। तो वैल्यू वैल्यू अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 एंड 14 सबसेक्शन 2 प्लस ऑल अदर ड्यूटीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड सेस। नाउ 3.8 है बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर क्या होता है, सो वैल्यू फॉर लेवी ऑफ जीएसटी व्हेन गुड्स सोल्ड इन अ वेयरहाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो क्या है अपना पॉइंट, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। तो अपने अपने आ जाता है बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर। तो बॉन्ड बॉन्ड टू बॉन्ड बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर में आ जाता है। नाउ वैल्यू फॉर लेवी ऑफ आईजीएसटी व्हेन गुड्स सोल्ड इन वेयरहाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो वैल्यू डिटरमाइन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स व्हिचएवर इज हायर। तो वैल्यू डिटरमाइन और ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स व्हिचएवर इज हायर आ जाता है। फिर प्रोविजन इफ सोल्ड मल्टीपल गुड्स, तो अगर मल्टीपल गुड्स है तो इसमें वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू डिटरमाइन, तो वैल्यू डिटरमाइन
और ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर वो अपन ले लेते हैं। और इफ सोल्ड गुड्स मल्टीपल टाइम्स टेक लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू, अगर मल्टीपल टाइम्स बेच रहा है, मल्टीपल टाइम्स बेच रहा है, अगर मल्टीपल टाइम्स है, तो जो लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो अपन को ले लेनी है। तो अगर मल्टीपल है तो लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू जो भी आती है वो अपन को ले लेनी होती है। फिर सीवीडी सीजीएसटी सेस लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स टाइम पास है। फिर वैल्यू फॉर 3 सबसेक्शन 9 वो भी टाइम पास है। नाउ अपन आ जाते हैं प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। तो अपन आ जाता है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। तो सिंपल सॉर्टेड है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, तो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, तो दो टाइप की ड्यूटीज होती है प्रोटेक्टिव में। तो पहली तो होती है, कौन सी होती है, पहली होती है अपनी रेवेन्यू ड्यूटीज। तो पहली आ जाती है अपनी रेवेन्यू ड्यूटीज, पहली आ जाती है रेवेन्यू ड्यूटीज। और सेकंड अपनी आ जाती है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, रेवेन्यू ड्यूटीज और प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। तो रेवेन्यू ड्यूटीज और प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। ना रेवेन्यू ड्यूटीज क्या होते हैं, लेविड फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग कस्टम्स रेवेन्यू। तो कस्टम्स का रेवेन्यू, कस्टम्स का रेवेन्यू रेस करने के लिए, रेवेन्यू रेस करने के लिए जो लगाई जाती है वो अपनी रेवेन्यू ड्यूटीज होती है। फिर प्रोटेक्टिव ड्यूटीज क्या होती है, तो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज क्या होती है, तो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज इंटेंड्स टू गिव प्रोटेक्शन टू द इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अपन प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लगाते हैं। तो इंडिजिनियस इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए अपन प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लगाते हैं। फिर अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो intended to give protection should not be very stiff so as to discourage import, should be sufficiently attractive to encourage imports to bridge demand and supply gap। तो ये इतना भी इनअट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो अपने प्रोटेक्टिव ड्यूटीज पड़ी, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज जो अपन बाहर वाली कंट्रीज के गुड्स पे लगाने वाला है, तो वो उतनी भी ऐसी गंदी नहीं होनी चाहिए कि भाई वो लोग इंपोर्ट करने से ही घबरा जाए। तो इंपोर्ट करने से ही घबरा जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंपोर्ट करते रहे, ऐसा ऐसी ऐसी अपन को प्रोटेक्टिव ड्यूटीज रखनी चाहिए। सो इट इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो वो कौन देता है, तो वो अपना टैरिफ कमीशन देता है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी deemed to be specified in first schedule, if notification issued, CG shall introduce bill in parliament during the next session for continuance of protective duty। Notification shall cease to have effect on expiry of 6 months। तो ये जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी है वो 6 मंथ्स के लिए लगाई जाती है। तो वो 6 मंथ्स के लिए अपन लगाते हैं। फिर 6 months from date of introduction in parliament if it doesn't come to law। तो शेल सीज टू हैव इफेक्ट। तो 6 मंथ के बाद ये जो पार्लियामेंट में लाई गई है वो सीज टू हैव इफेक्ट हो जाएगी। सीजी में रिड्यूस और इंक्रीज ड्यूटी बाय नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकती है ड्यूटी जो भी है वो बाय द नोटिफिकेशन। इन केस ऑफ इंक्रीज अगर इंक्रीज की तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। तो इन केस ऑफ इंक्रीज तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। तो इन केस ऑफ इंक्रीज पार्लियामेंट की अप्रूवल अपन को चाहिए होती है। Now section 8, emergency power to impose or enhance export duties time pass है। section 8 emergency power to impose or enhance export import duties वो भी time pass है। Now section 8 भी power of central government to have safeguard duties। तो अब अपन आ जाता है safeguard duties। तो safeguard duties पे अपन आ जाते हैं। तो safeguard duties क्या होती है, तो central government after conducting inquiry is satisfied that any article is imported in India in increased quantities। तो कोई भी आर्टिकल अगर इंक्रीज क्वांटिटी में इंडिया में आ रहा है, एंड increased quantity and such increased importation is causing threatening to cause serious injury to domestic industry। तो वो कॉज कर रहा है सीरियस इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अगर वो कॉज कर रहा है, एग्जाम्पल टॉयज फ्रॉम चाइना कैन कैन इम्पोज सेफगार्ड मेजर्स बाय नोटिफिकेशन इन गया। तो वो लोग सेफगार्ड ड्यूटीज लगा सकते हैं, उस पे सेफगार्ड ड्यूटीज अपन लगा सकते हैं, उसके ऊपर अपन सेफगार्ड ड्यूटीज लगा सकते हैं। फिर मोड्स ऑफ सेफगार्ड ड्यूटीज। तो मोड्स क्या है, तो मोड्स ऑफ सेफगार्ड ड्यूटीज, तो अपना आंसर आ जाता है मोड्स ऑफ सेफगार्ड ड्यूटीज। तो इजी है, मोड्स ऑफ सेफगार्ड ड्यूटीज कुछ नहीं है, मोड्स ऑफ सेफगार्ड ड्यूटीज तो वो एकदम सिंपल है। तो मोड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ कोटा। तो सेफगार्ड ड्यूटी लगा दो, पहला तो क्या है, सेफगार्ड ड्यूटी ही लगा दो, सेफगार्ड ड्यूटी ही लगा दो। तो वो एक अपना मोड है। फिर सेकंड अपना आ जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ रेट कोटा। तो टैरिफ रेट कोटा लगा लो, टैरिफ रेट कोटा लगा लो, वो अपना आ जाता है। फिर आता है अदर मेजर्स जो भी ऐसे प्रॉपर लगे वो सब लगा सकते हैं। तो अदर मेजर्स एज डीम्ड फिट, तो वो अपना मोड्स हो जाता है। फिर अपना आ जाता है मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ रेट कोटा। तो मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ टैरिफ कोटा क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ कोटा। तो वो क्या होता है, तो मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ कोटा क्या आ जाता है, तो इट विल बी
एवरेज लेवल ऑफ इनपुट्स इन लास्ट 3 years फॉर विच स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल। तो एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 years जो भी अपने को डेटा अवेलेबल है उसका एवरेज हो जाता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ सेफगार्ड मेजर्स, तो ड्यूरेशन क्या होता है, तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ सेफगार्ड मेजर्स क्या होता है, सो ड्यूरेशन ऑफ सेफगार्ड मेजर इज ड्यूरेशन ऑफ सेफगार्ड मेजर इज 4 years फ्रॉम डेट ऑफ इम्पोजिशन एक्सटेंशन टोटल पीरियड इंक्लूडिंग अबव रेस्ट्रिक्टेड टू 10 years। तो मतलब 4 + 6, 4 years प्लस 6 years अपन को अपना ड्यूरेशन होता है फॉर द safeguard measures। Now exemption from safeguard duties, now we will move to the next part, that is exemption from the safeguard duties। तो exemption कब कब मिलेगी, तो exemption तो पहला तो है articles from developing country, articles originating from developing country so long as the share of imports that article from that country does not excess 3%। तो पहला तो अपना आ जाता है आर्टिकल्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री से जो भी आर्टिकल्स आते हैं, तो आर्टिकल्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज अगर उसका शेयर 3% से ज्यादा नहीं है, तो डेवलपिंग कंट्रीज अगर उसका शेयर 3% से ज्यादा नहीं है, 3% से कम, 3% से ज्यादा नहीं है, तभी आ जाता है। फिर आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, अगर मोर देन आर्टिकल्स ये सेम है, आर्टिकल्स फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्रीज, तो उसमें कंबाइंड अगर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्रीज है, तो उसमें अगर कंबाइंड 9% से ज्यादा है, तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाता है। फिर अपना थर्ड आ जाता है, फिर अपना थर्ड आ जाता है, थर्ड आ सकता है, फिर अपना थर्ड आएगा इसमें के इंपोर्ट्स बाय 100% ईओयू और यूनिट्स इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो 100% ईओयू या फिर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अगर कर रहे हैं तो इसको सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगते। फिर और उसमें स्पेसिफिकली मेड अवेलेबल और द आर्टिकल imported is either cleared as such into DTA or used in the manufacture of any goods that are cleared into DTA, and in such cases safeguard measure shall be applied। Now provisional assessment, तो अब अपना आ जाता है, अपना आ जाता है प्रोविजनल असेसमेंट आ जाता है। तो प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होता है, तो वो देख लेते हैं। तो प्रोविजनल असेसमेंट, तो सीजी एम्पावर टू इम्पोज प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटीज मैक्स पीरियड इक्वल टू 200 days फ्रॉम डेट ऑफ इम्पोजिशन। तो प्रोविजनल असेसमेंट क्या है कि भाई जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा, तो वो 200 days के लिए अपन प्रोविजनल असेसमेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इश्यूड बाय 80 days। तो मॉडिफिकेशन अपन 30 days में कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन 30 days में हो सकती है, कोई भी ड्यूटीज अगर लाई गई है तो उसको 30 days में अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, तो अपना अपना पार्ट क्या आ जाता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी अपना पार्ट आ जाता है। नाउ वी मूव टू सामने वाली कंट्री ही सब्सिडी दे रही है, सामने वाली कंट्री अपन को सब्सिडी दे रही है, सो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड एनी कंट्री और टेरिटरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेज और बेस्ट और सब्सिडी अपॉन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन और एक्सपोर्टेशन ऑफ एनी आर्टिकल्स। सच सब्सिडी इंक्लूड्स सब्सिडी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच सच आर्टिकल। तो इसमें मेन वही है कि सामने वाली ही कंट्री अपन को सामने वाली कंट्री ही अपन को सामने वाली कंट्री सब्सिडी दे रही है कि भाई तुम लोग डंप करो उनके ऊपर। फिर सच आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, वो इंपोर्ट हो जाते हैं इंडिया में, एंड द इंपोर्टेशन मे और मे नॉट डायरेक्टली बी फ्रॉम द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर। द आर्टिकल मे बी इन द सेम कंडीशन एज वन एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री ऑफ वो मैन्युफैक्चर। नाउ सीवीडी और सब्सिडी और इंजीनियरिंग मार्जिन, तो अब इसमें ना छोड़ दो ये सब। नाउ सीवीडी इज इक्वल टू सब्सिडी और इंजीनियरिंग मार्जिन व्हिचएवर इज लोअर। नाउ मैक्स सीवीडी शैल नॉट एक्सीड द सब्सिडी। तो जो भी मैक्स अपनी सीवीडी है वो मैक्स सीवीडी शैल नॉट एक्सीड द, जितने भी अपना काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा रहा है वो सब्सिडी को एक्सीड ना कर जाए, वो देखो। फिर वेज दैट कंस्टिट्यूट सर्कमवेंशन ऑफ सीवीडी बाय अल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और नेम ऑफ कंपोजिशन और नेम और कंपोजिशन ऑफ द आर्टिकल। फिर बाय इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन एन अनअसेंबल्ड, तो वो अनअसेंबल्ड या फिर डिसअसेंबल्ड फॉर्म में लाया जाता है। फिर बाय चेंजिंग द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन ही चेंज कर दिया। फिर इन एनी अदर मैनर वेयर बाय द काउंटर वेलिंग ड्यूटी सो इम्पोज इज रेंडर इनफेक्टिव, वो इनइफेक्टिव हो जाती है। इट में एक्सटेंड द काउंटर वेलिंग ड्यूटी टू सच अदर आर्टिकल ऑल्सो फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी एज अ सीजी में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई। Now, absorption of CVD. The absorption of CVD is said to have taken place if there is a decrease in the export price of an article without any commensurate change in the resale price। तो एक्सपोर्ट प्राइस डिक्रीज हो गया है
उसका रीसेल प्राइस जो इंडिया में रीसेल कर रहे हैं उसमें कोई डिक्रीज नहीं हुआ है, बट वो एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो प्राइस डिक्रीज हो गया है इन इंडिया एज सच आर्टिकल इंपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री or territory or under such other circumstances as may be provided by rules. Whether CG on such inquiry as it considers necessary is of the opinion that absorption of countervailing duty has taken place, whereby the countervailing so imposed is rendered ineffective when modified such duty to counter the effect of absorption from such date not earlier than the date of initiation of the inquiry as may be specified by the CG by way of notification in the official gazette. It is not applicable to 100% EOU or SSZ unit unless specifically made applicable in notification and cleared into DTA. Now, provisional imposition later refunded if collected excess. Retrospective imposition कर सकते हैं allowed from a prior date but not beyond 90 days. 90 days तक अपन retrospective imposition भी कर सकते हैं. Now, temporary revocation not exceed one year तो temporary भी revoke कर सकते हैं. Now, duration इसका ड्यूरेशन क्या होता है 5 years प्लस 5 years. उसका क्या होता है 4 years प्लस 6 years. इफ ड्यूटी इज अंडर रिव्यू ऑन एक्सपायरी इट शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स पेंडिंग आउटकम फॉर अ फ्यूचर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 crore. नाउ एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाता है. पहले अपन ने काउंटर वेलिंग ड्यूटी फिर आगे सेफगार्ड मेजर्स भी पढ़े. नाउ वी विल मूव द एंटी डंपिंग ड्यूटी when the exporters dump their goods at less than normal value, anti-dumping duty can be levied. Now, normal value in the exporting market is more than the export price. Anti-dumping duty margin of dumping or injury margin, whichever is lower, margin of dumping is equal to normal value minus export price. Normal value क्या होती है? Selling price of article in a domestic market of exporting country or export price of like articles to third country or cost of production plus general expense plus reasonable profit. Now, export price क्या होती है? Price of exported article if not applicable, price at which imported articles first resold to the independent buyer. तो मार्जिन ऑफ डंपिंग इज इक्वल टू नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस. नाउ इंजरी मार्जिन क्या होती है? तो फेयर सेलिंग प्राइस माइनस लैंडेड वैल्यू. तो इसमें ना एक सम देख लेना, उससे सब क्लियर हो जाएगा. वो सम ही मेन है, यहाँ पे पड़ेगा, कुछ समझ आने वाला है नहीं वैसे भी. वहां पे जाके देख लेना एक सम. नाउ circumvention of anti-dumping duty absorption 100% EU same as section 9 date of commencement of anti-dumping duty date of publication in official gazette. Now provisional imposition later refunded if collected in excess. Retrospective imposition भी कर सकते हैं 90 days. Temporary revocation not exceed 1 crore 1 year at a time. Now we will move to the duration 5 years. इसमें भी 5 years plus extension 5 years. तो दो चीजें अपन ने पढ़ी. तो पहला वाला जो सेफगार्ड मेजर्स था, अगर सेफगार्ड मेजर्स है वो 4 years प्लस 6 years आ गया. फिर अपन ने अपन ने पढ़ा काउंटर वेलिंग ड्यूटी, वो 5+5 आ गया. फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी पड़ी, वो आ गया 5+5, क्योंकि वैलिडिटी 5+5 years है. If duty is under review and expiry, it shall continue to remain in force pending outcome for a further period not exceeding 1 year. Now, Section 9 double refund of anti-dumping duty. If importer proves that excess duty paid, refund available subject to unjust enrichment. Now, Section 9B, no levy under Section 9 or 9A. 9 और 9A subsidy जो सब्सिडी मेजर जो अपन ने काउंटर ड्यूटी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है, तो उस पर कब नहीं लगेगा? नो आर्टिकल शैल बी सब्जेक्ट टू बोथ काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी टू कंपेंसेट फॉर द सेम सिचुएशन. तो दोनों साथ में नहीं लग सकती. नाउ countervailing and anti-dumping duty shall not be levied just because such articles are exempt from duties borne by the like articles when meant for consumption in the country of origin or exportation or by reasons or of refund. तो वहां पे exempt है, इसके लिए अपन countervailing और anti-dumping duty लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर these duties These duties shall not be levied on imports from a member country of WTO. WTO को कोई member है तो उन पे से नहीं लगा है. Most favorable nation agreement unless a determination has been made that the import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry. The time passes with the provisional countervailing and interdependence shall not be levied on any article imported from a specific countries unless preliminary findings have been made of subsidy or anti-dumping duties. तो ऐसे ही नहीं लगा दो, वहां पे जाके preliminary findings करके आओ, उसके बाद ही लगाओ. The points B, C, and D mentioned above shall not be applicable in a case where countervailing duty or anti-dumping duty has been imposed on any article to prevent injury or threat of an injury to domestic industry of a third country exporting like articles to India. तो वहां पे उनको एक्सपोर्ट करने पे कोई बेनिफिट मिल रहा है, मतलब वहां पे थर्ड कंट्री में ऐसा इंजरी ना पहुंचे, तो वो देख लेना. नाउ 9C अपील कैन बी प्रेफर टू सेस्टेड customs excise and service tax appellate tribunal. Now an appeal filed under this section shall be accompanied by a fee of rupees 15,000. तो 15,000 की fee before the sested in an appeal for grant of stay or for rectification of mistake for any other purpose or for restoration of an appeal of an application shall be accompanied by rupees 500. Appeal to be filed within 90 days plus extension from date of order. Social welfare surcharge, तो इस पे 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग जाता है. फिर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स. तो levied on specified goods that is notified rates
apple, kabuli chana, gold, silver, etc. AIDC is levied in addition to any other duty of customs when levied at any percentage of value calculated in the section 4 in. cess is used to finance the improvement of agriculture in ठीक है। अब इसमें ना मेन तो सम्स ही है, तो दो चार सम देख लेना बाकी। तो ठीक है, जो पढ़ा है वो एकदम प्रॉपर से ही पढ़ा है, तो बस देख लेना।